हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। हमारी 2 वीडियो पेंडिंग रह रही हैं जो अब से थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएंगी। इसी के साथ कल का प्लान हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, अब ये मिस्टेक हो गई है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कभी भी ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा किसी ना किसी माध्यम से। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 जारी की गई है टेक्सयर पब्लिकेशन के द्वारा। आपको बताना है बायो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में इंडिया से किसने टॉप किया है। मैं बता दूं, जो टेक्सयर पब्लिकेशन की मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 है, उसमें बायो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी से किरण मजूमदार ने टॉप किया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, किरण मजूमदार जी। ये जो बायोकॉन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित कंपनी है एक फार्मास्यूटिकल की, उसकी चेयरपर्सन है। बात करते हैं लिस्ट के बारे में, जो मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 है, इस लिस्ट के विषय में बात करते हैं। देखिए, जो आपका टेक्सचर पब्लिकेशंस है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक पब्लिकेशंस है। ये हर वर्ष मेडिसिन मेकर पावर की लिस्ट जारी करता है। इसमें 60 पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाता है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है आपकी स्मॉल मॉलिक्यूल फार्मास्यूटिकल, दूसरी है एडवांस मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, और तीसरी है बायो फार्मास्यूटिकल। हमारी जो किरण मजूमदार जी हैं, इन्होंने 3rd कैटेगरी में टॉप किया है मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में। जारी कौन करता है इस लिस्ट को? तो टेक्सयर पब्लिकेशंस। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। और जो आपकी किरण मजूमदार जी हैं, ये बायोकॉन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की चेयरपर्सन है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। किसने SLF MF स्कीम के बेनिफिट्स, जो रेगुलेटरी बेनिफिट्स हैं, उनको बैंकों के लिए एक्सटेंड कर दिया है? मैंने 2 दिन पहले, 2 दिन तो नहीं क्योंकि 2 दिन पेंडिंग हो गई थी वीडियो, जो आपकी 29 अप्रैल की वीडियो थी, उसमें बताया था RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी लॉन्च की थी। यानी म्यूचुअल फंड के लिए लिक्विडिटी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए आपके RBI ने SLF MF स्कीम लॉन्च की थी 50,000 करोड़ की। उस स्कीम को अब इन्होंने बैंकों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। इस स्कीम में क्या होगा? अगर लिक्विडिटी का क्राइसिस होता है कोविड-19 के दौरान, तो आप डायरेक्टली जाके RBI से रेपो रेट के अनुसार उधार ले सकते हैं 90 डेज़ के लिए। हालांकि रेपो रेट कितने दिन के लिए होता है? 14 डेज़ के लिए होता है। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। म्यूचुअल फंड के लिए जो कंडीशन थी, सेम बैंकों के लिए भी कंडीशन है, RBI ने रिसेंटली लॉन्च कर दी है। मैं बता दूँ आपको, RBI का जब भी नाम आए तो आप याद रखिएगा, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। स्टार्टिंग में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसकी स्थापना यानी RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, ये RBI की किस शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं? तो ये RBI एक्ट 1934 की 2nd शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं, आपकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। मैं बता दूं आपको, RBI के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। और वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं, 25th RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। तो आप याद रखेंगे, SLF MF स्कीम यानी स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड स्कीम को रिसेंटली RBI ने बैंकों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। इसमें 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए मनी प्रोवाइड की गई है, जो रेपो रेट पे बैंकों या म्यूचुअल फंड्स को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है दिल्ली पुलिस पर्सनल्स के लिए आयु रक्षा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, ये 2 लोगों का प्रोग्राम है। एक तो आपका AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और दूसरा प्रोग्राम है दिल्ली पुलिस। दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आयु रक्षा प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव जी, इन्होंने लॉन्च किया है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है आयु रक्षा का? तो इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख, फुल फॉर्म क्या मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है इस स्कीम का? आयु रक्षा का कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये है इसका नाम। पर्पज़ क्या है आयु रक्षा प्रोग्राम का? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। जो दिल्ली पुलिस पर्सनल के लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसमें क्या होगा? च्यवनप्राश प्रोवाइड किया जाएगा, गिलॉय प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, 15 डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के 15 डिस्ट्रिक्ट में 80,000 पुलिस पर्सनल्स को इस तरह के आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। तो आप याद रखिएगा, आयु रक्षा प्रोग्राम दिल्ली पुलिस और AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का संयुक्त कार्यक्रम है। बात करते हैं AIIA की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा आयुष के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा। और मिनिस्टर कौन है आयुष मंत्रालय के? तो श्रीपद यसो नायक जी इसमें मिनिस्टर हैं, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल्य एक कोविड-19 इंटीग्रेटेड है, ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप किया गया है? तो रिसेंटली डायट ने
आपके अतुल्य को डेवलप किया है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन टाइप का है। डायट का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने अतुल्य को डेवलप किया है। इसमें क्या होगा, देखिए 56 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोविड-19 वायरस को इंटीग्रेट कर देगा, सॉरी डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ होगा या कोई इन्फेक्टेड चीज़ होगी, आप इसको इसमें रखेंगे और 56 से लेकर 60 डिग्री तक हीट करेंगे तो कोविड वायरस उससे हट जाएगा और वो इन्फेक्शन फ्री हो जाएगी। ये जो है आपका अतुल्य माइक्रोवेव किसने डेवलप किया है, डायट। डायट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ के अंतर्गत आता है, आप याद रखेंगे। डीआरडीओ के तहत डायट को यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो डायट है कहाँ, डायट पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्योंकि ये डीआरडीओ के तहत आती है तो इसके चांसलर कौन होंगे, जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं वो डायट के चांसलर होते हैं। इनके वाइस चांसलर का आप नाम नोट कर लीजिएगा, सीपी राम नारायण डायट के वाइस चांसलर हैं, आप याद रखिएगा। और डायट पुणे में स्थित है। रिसेंटली इसने अतुल्य नामक कोविड-19 डिसइंटीग्रेटर डेवलप किया है, जिसमें 56 टू 60 डिग्री पे आप कोविड-19 डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसने बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ बैंक से मतलब क्या होता है, बैंक में है जो हमारी पूंजी होती है उसको जमा करते हैं, उसी तरह ये पोर्टल है। आप स्कीम से रिलेटेड सारी जो आइडियाज़ हैं, यानी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, रिसर्च हैं, उन सभी को आप इस पोर्टल पे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी स्कीम में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो रिसेंटली आपके नितिन गडकरी जी ने बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन और रिसर्च पोर्टल लॉन्च कर दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, इस पोर्टल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ की सारी स्कीम अवेलेबल होंगी। और मैंने आपको बता दिया, आप अपनी तरफ से आइडियाज़ हुए, इनोवेशन हुआ, रिसर्च, वो सब अपलोड कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कौन देख रहा है, हमारे नितिन गडकरी जी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किसने लद्दाख में 35,000 वर्षों की रिवर इरोजन की हिस्ट्री को रिवील किया है। यानी कि लद्दाख आप जानते हैं एक रेगिस्तान है, लेह लद्दाख एक रेगिस्तान है। हमारे इंडिया में दो तरह के रेगिस्तान हैं, एक ठंडा और एक गर्म। गर्म हमारा थार का मरुस्थल है और ठंडा हमारा लेह लद्दाख है। अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, उसमें रिवील हुआ कि आज जहाँ लद्दाख नाम का रेगिस्तान है वहाँ पे 35,000 पहले नदियाँ बहती थी और उनके कारण जो क्षरण हुआ था उससे लद्दाख का निर्माण हुआ था। तो ये स्टडी किसने कंडक्ट की थी, WIHG, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, इस स्टडी का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि आप ये जान सकें कि लद्दाख आज जो रेगिस्तान है वहाँ पे पहले कभी नदियाँ भी बहती थी और नदियों के बहने से जो इरोजन हुआ उससे लद्दाख का निर्माण हुआ। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बन गई हैं रिसेंटली। 31 अक्टूबर 2019 को इनका गठन हुआ है, अपना याद रखेंगे। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। और जम्मू कश्मीर में कितनी है, 20 हैं, आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं WIHG की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और कहाँ स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपको बताना है जो NIC का नेशनल क्लाउड है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है NIC के नेशनल क्लाउड का मेघराज। आप नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल होते हैं उनका सारा डाटा इसी मेघराज पे अपलोड होता है। ये मैंने क्यों बताया आपको, रिसेंटली शिपिंग मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें शिपिंग मिनिस्ट्री का सारा डाटा इंक्लूड होगा। और ये डाटा कौन मैनेज करेगा, तो मेघदूत जो NIC का क्लाउड है वो मैनेज करेगा। शिपिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट लॉन्च किसने की है, तो आपको याद होगा शिपिंग मिनिस्ट्री, ऐसे तो नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसके मनसुख मांडव्य जी, उन्होंने शिपिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, हालांकि कभी नहीं पूछेंगे, shipmin.gov.in, ये है शिपिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट। मनसुख मांडव्य जी ने लॉन्च की है, जो शिपिंग मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। NIC के क्लाउड का नाम मेघराज है। NIC की बात कर लेते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये एक अटैच्ड ऑफिस है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये आता है। अटैच्ड ऑफिस है, 1976 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसकी चेयरपर्सन कौन है, नीता वर्मा इसकी चेयरपर्सन है, जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट स्कीम के लिए पब्लिक से सजेशन और फीडबैक ले सके। सेम वैसा पोर्टल जो रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है, सेम वैसा ही पोर्टल है ये। यहाँ भी लोग गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सजेशन दे सकते हैं। किसने लॉन्च कर दिया है, तो आपके सिक्किम लॉन्च कर दिया है। सिक्किम के CM जो हैं प्रेम सिंह तमांग जी, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च कर दिया है। लोग गवर्नमेंट की स्कीम
से रिलेटेड यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके। जैसे आप सपोज करिए इतना धन आवंटित हुआ लेकिन लोगों तक ही नहीं पहुँचा, तो लोग बता सकते हैं डायरेक्टली कि आपका धन ही हमारे पास नहीं पहुँच रहा है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस पोर्टल का कोई नाम नहीं है, वेब पोर्टल है सिर्फ। ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को अपनी गवर्नमेंट स्कीम पर सजेशन देने के लिए और फीडबैक देने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट ने। सिक्किम के विषय में बात करें तो मैंने आपको बता दिया, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं, सिक्किम की एक चीज़ बहुत फेमस है, इंडिया में इस समय 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से आपकी 7 नेचुरल हैं, 30 कल्चरल हैं और एक मिक्स हेरिटेज साइट है। एक मिक्स जो हेरिटेज साइट है उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये है सिक्किम में, आप इतना याद रखेंगे। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, देखिए मैप मैं लगाता हूँ, इसको आप हमेशा देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, चुन्नी गोस्वामी, रिसेंटली इनका निधन हो गया, आपको बताना है किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे चुन्नी गोस्वामी जी। मैं बता दूं ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। अब मैंने ये नहीं डाला कि ये फुटबॉलर थे, क्यों नहीं डाला, क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल से रणजी क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में भी काम किया है, यानी इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैप्टन भी रह चुके हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, ये सिर्फ फुटबॉलर नहीं थे, ये फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों थे। मैं बता दूं आपको, चुन्नी गोस्वामी ने जो 1962 में जकार्ता में गोल्ड, जो आपका फुटबॉल का गेम हुआ था जकार्ता एशियन गेम, उसमें हमारी इंडिया टीम ने गोल्ड जीता था, उस समय उसके ये कैप्टन थे आपके चुन्नी गोस्वामी जी। तो आज इंडिया फुटबॉल में भले ही पीछे हो गया, लेकिन इंडिया एक समय तक बहुत आगे था, मोहन बागान के टाइम पे इंडिया बहुत आगे था। जब 1962 में इन्होंने एशियन फुटबॉल गेम में गोल्ड जीत लिया, तो उसके लिए 1963 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और 1963 में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको अवार्ड दिया था। पद्मश्री भी इनको मिला था, और 2005 में इनको मोहन बागान अवार्ड मिला था, जो फुटबॉल की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है। ममता बनर्जी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के थे, तो ममता बनर्जी ने 2013 में इनको बांग्ला अवार्ड भी दिया था, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, चुन्नी गोस्वामी जी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, हालांकि इनका जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था विभाजन से पहले, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट चेकमेट कोविड-19 होस्ट किया है, ताकि सीएम कोविड-19 रिलीफ फंड में मनी इकट्ठा की जा सके। तो रिसेंटली कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने चेकमेट कोविड-19 आपका इवेंट होस्ट किया है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन लोग चेस खेलेंगे और उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। एक मार्जिनल सी फीस है 50 रुपीज़, इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस गेम में और इसमें पार्ट ले सकते हैं। मैं बता दूं, जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा। टोटल प्राइज़ इसमें 10 लाख तक के दिए जाएंगे, यानी जो लोग जीतेंगे उनको डिवाइड करके 10 लाख का प्राइज़ दिया जाएगा, और उसके बाद जो मनी बचेगी उसको कोविड-19 सीएम रिलीफ फंड में यूज़ किया जाएगा। कर्नाटक के सीएम कौन है, BS येदियुरप्पा जी हैं। गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटक के 2 इस समय रिवर प्रोजेक्ट बहुत फेमस चल रहे हैं, एक कलश बांधुरी प्रोजेक्ट हुआ, वो कर्नाटक का है, मांडवी रिवर पे है, आप याद रखिएगा, और दूसरा है मेघदातु प्रोजेक्ट, ये कावेरी रिवर पे है, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिसेंटली गूगल पे में एडवाइज़र कौन अपॉइंट की गई हैं। तो शिखा शर्मा, आपको याद ही होगा, ये एक्सिस बैंक की CMD रह चुकी हैं, CEO सॉरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो रिसेंटली शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। मैं बता दूं, गूगल पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 2015 में एंड्रॉयड पे के नाम से लॉन्च हुआ था, बाद में 2018 में उसका नाम बदल के गूगल रख दिया गया था। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही गूगल ने जो है नियर बाई करके एक स्पॉट लॉन्च किया था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था नियर बाई स्पॉट। इसमें क्या था, लॉकडाउन के दौरान लोकल एरियाज़ में जो भी ग्रॉसरी की दुकानें खुली होती थी, गूगल प्ले उनके बारे में भी जानकारी देता था। ये स्टार्टिंग में सिर्फ आपका बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था, तो गूगल पे ने नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया था लोकल एरियाज़ में ग्रॉसरी शॉप्स की ओपनिंग रिलेटेड इंक्वायरी देने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष आपका इंटरनेशनल लेबर्स डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, आप इतना रखिएगा। पर्पस क्या है, वर्किंग क्लास की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टिंग हुई थी 1890 से, इंटरनेशनल लेवल पे 1890 से आपका इंटरनेशनल लेबर डे ऑर्गेनाइज किया रहा है। इंडिया में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार इंडिया में 1923 में ऑर्गेनाइज किया गया था लेबर पार्टी के द्वारा, लेबर किसान पार्टी जो उस समय साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, आप याद रखेंगे। और एक खास दिन है आपका 1 मई को, इस दिन गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का गठन हुआ था 1960 में। तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नामक दोनों राज्यों का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश में बोल गया, आप सही कर लीजिएगा।
तो गुजरात और महाराष्ट्र नामक दोनों राज्यों का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। तो इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, सारे 1 मई को ही होते हैं। आप इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट की ग्रामीण विकास बैंक ने विकास अभय स्कीम लॉन्च की है 12 वर्ष के लिए, ताकि लॉकडाउन के दौरान उनको तकलीफ ना हो। तो आपको पता है लोगों ने लोन दिया है, बैंक उनके पीछे पड़ जाती हैं। तो रिसेंटली कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लोगों के लिए विकास अभय स्कीम लॉन्च की है। ये उन बोरोवर्स को राहत प्रदान करने के लिए है जिनका बिजनेस जो है कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ ये एमएसएमई सेक्टर के बोरोवर्स को भी इसमें इंक्लूड करती है और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कर्नाटक के विषय में मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने विकास अभय करके एक स्कीम लॉन्च की है बोरोवर्स को राहत देने के लिए कोविड-19 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन थर्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जिसको अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब मिली है। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश को उसकी पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब मिली है। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में जो कोविड-19 के केसेस आते थे वो असम और मिजोरम ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। नॉर्थ ईस्ट में पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब असम में स्थापित की गई थी, दूसरी मिजोरम में स्थापित की गई थी और तीसरी कोविड-19 टेस्टिंग लैब अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का मेडिकल सिस्टम इतना पिछड़ा हुआ है कि एक राज्य में एक कोविड-19 टेस्टिंग लैब भी नहीं है। तो अगर किसी बंदे को कोविड-19 हो जाए तो उसको चेकअप करवाने में ही 10 दिन से 20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ सारे राज्यों को इन्हीं 3 राज्यों में भेजना है। तो कितना टाइम लग जाएगा टेस्ट करवाने में आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश को उसकी पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब मिल गई है। आप इतना याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा जी गवर्नर हैं। और अरुणाचल प्रदेश का जब भी नाम याद रहे तो आप देखिए ये चाइना से बॉर्डर बनाता है और इंडिया और चाइना के बीच में जो डिवाइडेशन लाइन है उसको कहते हैं मैक मोहन लाइन। और अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल। एक हॉर्निवल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है, एक पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश को अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब मिल गई है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का थर्ड स्टेट हो गया है जिसको कोविड-19 टेस्टिंग लैब मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसने ये कौन सा इंडियन टेलीविज़न सीरियल है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 77 मिलियन व्यूवर्स का एट ए टाइम 16 अप्रैल 2020 को 9 PM। तो आप सभी को पता है इस समय 9 PM में रामायण आ रही है। तो रामायण ने आपका वर्ल्ड व्यूवर्स का रिकॉर्ड बना दिया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम लोगों के द्वारा देखा जाने वाला ये सीरियल बन गया है। 16 अप्रैल 2020 शाम को 9 बजे एक साथ 7,70,00,000 लोगों ने एक साथ देखा है इसको। इस तरह से अब तक सारे रिकॉर्ड्स को इसने तोड़ दिया है। अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स था पहले पायदान पे जिसकी टीआरपी सबसे अधिक थी, तो इस तरह से रामायण ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप याद रखिएगा रामायण वर्ल्ड का पहला सीरियल बन गया है जिसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और हाईएस्ट व्यूवर अचीव किया है। एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेंगे लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि रामायण के डायरेक्टर कौन है? रामानंद सागर हैं। 1988 में आपके रामायण की शुरुआत हुई थी। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने बताया है कि रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो प्रसार भारती के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशि शेखर ने बताया है कि रामायण ने रिसेंटली वर्ल्ड लेवल पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं व्यूवरशिप के या फिर टीआरपी के। रामायण में जो राम है इनका किरदार अरुण गोविल ने निभाया है और सीता जी का किरदार आपकी दीपिका जी ने निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने L&T कैपिटल मार्केट के 100% स्टेक एक्वायर कर लिए? तो रिसेंटली IIFL यानी इंडिया इन्फोलाइन FL ये एक फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, RBI के तहत रजिस्टर्ड है। ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। आप इतना याद रखिएगा। इसने L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो के कैपिटल मार्केट के सारे शेयर एक्वायर कर लिए हैं। तो जो L&T कैपिटल मार्केट कंपनी है अब प्रैक्टिकल रूप में देखें तो IIFL की सब्सिडरी हो गई है। टोटल डील 230 करोड़ रुपए में हुई है। आप इतना याद रखेंगे। IIFL यानी इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड की बात करें तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये RBI के अंतर्गत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में पंजीकृत है यानी NBFC के रूप में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और निर्मल जैन इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। आप इतना याद रखेंगे। रिसेंटली IIFL ने PM केयर्स फंड में 5 करोड़ का डोनेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर हेमा भराली जी का निधन हो गया। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करती थी? तो हेमा भराली जी असम से बिलोंग करती थी। आप याद रखिएगा। ये फेमस फ्रीडम फाइटर और सोशल वर्कर थी। 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए और जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है यानी पिछड़े हुए लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए काम किया था। असम में इनका जन्म हुआ था। रिसेंटली इनका निधन हो गया। आप याद रखेंगे असम। और ये 2005 में पद्मश्री से नवाजी गई थी। ये जो है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, हालांकि वो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में।
तो आप देख सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आज की वीडियो से एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है। आई होप आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।